कॉलम्स आपने बनाए हुए हैं, कौन कौन से जी? एक आपने बनाया हुआ है टेम्परेचर वाला और एक आपने बनाया हुआ है हीट वाला। तो टेम्परेचर वाले कॉलम में मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ लिख चुके हैं, और अभी मैं किस कॉलम में लिखवाना चाहूँगा? हीट वाले कॉलम में हमने बहुत थोड़ा लिखा है, अभी मैं वहाँ फर्दर डिटेल लिखवाना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए हीट वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है आपने? अच्छा, कुछ लोगों ने तो कॉलम ही नहीं बनाया हुआ, खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आप हीट वाले कॉलम के हिसाब से चल रहे हैं या हीट टेम्परेचर अलग करके हीट अलग करके चल रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बताएं लिखा क्या है हीट वाले कॉलम में? हमने कहा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसे ही है ना? ठीक है। अच्छा, वहां पर भी मैंने कहा इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, डन हो गया। ये जो सवाल आपने यहाँ लिखा है केमिस्ट्री में, मैं वहाँ पर भी लिखना चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेन करिए कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस। जवाब हमें मालूम है, लेकिन मैं क्या करूँगा, फिज़िक्स की कॉपी में केमिस्ट्री की तरह लिखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं फिज़िक्स की कॉपी में प्योरली कैसे फिज़िक्स की तरह ही लिखवाने की कोशिश करूँगा। तो आपने आखिर जो जुमला लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी? हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड, क्या? दैट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब क्या करें कि जब मैं पार्टिकल्स का जिक्र करता हूं तो केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो तो इन्वॉल्व होती ही होती है, उससे मैं जान छुड़ा नहीं। मतलब ये एनर्जी ही ऐसी है कि इसको समझाते हुए अब प्योर फिजिक्स, मतलब प्योर फिजिक्स कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री की बात आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? देखिए जरा इसकी डेफिनेशन में किस किस लफ्ज़ को अंडरलाइन करूँ मैं? एनर्जी को अंडरलाइन करूँगा, फिर दैट इज क्या है जी, जो एसोसिएटेड है किसके साथ? पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस के साथ। ठीक है। अगर आप पार्टिकल्स को इग्नोर कर देते हैं तो फिर मैं कहूँगा जी एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सब्सटेंस, एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी सब्सटेंस। देखिए मैंने जानबूझ के लिखा विद द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसे एक बात तो बताएं, व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस? ये सब्सटेंस का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? मैटर के लिए होता है। मैटर को हमने केमिस्ट्री में क्या कहा था? उसको केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? केमिकल सब्सटेंस। वैसे उसको क्या कहना चाहिए? तो अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सब्सटेंस के साथ मैटर ही लिखना चाहता हूँ, तो किसी को मसला है जी? ठीक है। फिर पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल्स की किस किस चीज़ के साथ? एक है पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ, और एक है पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। कि समटाइम्स हीट करने से पार्टिकल्स का क्या ज़्यादा होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और समटाइम्स हीट करने से पार्टिकल्स का क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती है या ओवरकम होती है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक काम पार्टिकल्स के साथ क्या लिख दीजिए कि पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात है, या पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की बात है, कि इस एनर्जी का ताल्लुक या तो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ है, या इसका ताल्लुक पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ है। अच्छा, अब वो किस तरह से एसोसिएटेड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। ये एसोसिएटेड का मतलब क्या है? रिलेटेड कैसे है? रिलेटेड का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो इससे पहले कि मैं वो डायरेक्ट या इन्वर्स की बात करूं, मुझे आप एक बात ये बता दीजिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व है? टेम्परेचर वाली फिजिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद दिस या दिस। क्या करूं? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या मैं सकता हूं दैट इज एसोसिएटेड विद, ये भी ना बोलूं, ये भी ना बोलूं और ये बोल दूं, है तो क्या जुमला बनेगा? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। क्या इसमें किसी को मसला है जी? अच्छा, और अगर मैं कहूं जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है स्टेट। क्या? तो अगर मैं जुमला बोलूं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस,
अब बात समझ आ सकती है कि मैं अगर ये जो आपका पार्टिकल्स का लफ्ज है, इस पार्टिकल्स के लफ्ज की जगह, ये तो केमिस्ट्री का वर्ड है ना, तो इस केमिस्ट्री के वर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए नहीं ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये भी केमिस्ट्री का वर्ड है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी केमिस्ट्री का वर्ड है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर इस पूरी बात की जगह क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? अगर मुझे प्योर फिजिक्स वाली डेफिनेशन सुनानी है तो मुझे आपको बताना है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसको मसला इस बात से? सो यू नो, आई थिंक मैं आपको पूरी तरह समझा चुका हूं कि मुझे टेम्परेचर को कैसे, हीट को कैसे समझाना है। ज़रा प्लीज़ आप ज़रा दोबारा बताएंगे आप में से कोई भी कि यहाँ से इसको देखकर हीट की फिजिक्स के मुताबिक कितनी डेफिनेशंस लिखेंगे आप? 2। कौन कौन सी? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर ऑफ मैटर। सब्सटेंस को फिजिक्स में क्या कहूँ? क्योंकि सब्सटेंस का लफ्ज़ ज़्यादातर केमिस्ट्री की तरफ जाता है। अब मैं बिल्कुल क्या जुमले लिखवाना चाहता हूँ, अब मैं बिल्कुल फिजिक्स की तरफ, या फिर क्या बोलूँगा? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ क्या? ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ मैटर। किसी को मसला है इस बातों से भाई? ठीक है, ओके। इन दोनों बातों को देखकर हमें पता चल चुका है कि या तो हीट का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है या हीट का ताल्लुक स्टेट के साथ है। हीट करने से क्या होगा? या टेम्परेचर चेंज होगा, या हीट करने से क्या होगा सर? या स्टेट चेंज होगी। अब दोनों होंगे इकट्ठे इकट्ठे या दोनों होंगे अलग अलग, या पहले कुछ होगा बाद में कुछ होगा? ये एक साइंस है, इसको हम अभी आगे डेवलप कर ही लेंगे कि पहले क्या होगा और फिर क्या होगा। ठीक है जनाब साहब, तो बताइए मैं आपकी नोटबुक के अंदर क्या लिखूंगा? आप में से कितने लोग हैं जिनका ये हीट वाला सेकंड कॉलम है? ओ वेरी फ्यू। बाकियों ने टेम्परेचर अलग किए और हीट को अलग करना है। चलो इन्होंने ज़्यादा अच्छा किया है फिर, क्योंकि मैं दोबारा क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से आगे 2 कॉलम्स बनाने लगा हूँ। यहाँ से आगे जिसका पहले ही दूसरा कॉलम चल रहा है वो क्या करे, वो दूसरे को नहीं फाड़ना नहीं। ओ भाई कागज़ को ना शहीद करें बहन जी, क्या करें, कागज़ को मत शहीद करें, उसी के अंदर 2 कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पहले से 2 कॉलम्स यूँ चल रहे हैं, आपने एक तरफ यहाँ टेम्परेचर लिख दिया है, डन हो गया। हीट के कॉलम के अंदर नहीं 2 कॉलम्स बन सकते हैं? बन सकते हैं ना। तो यहाँ मैं पहली डेफिनेशन क्या लिखवाऊंगा? यहाँ मैं लिखूंगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद क्या? द बच्चों बातें नहीं, एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर ऑफ क्या? ऑफ अ सब्सटेंस लिख दें या टेम्परेचर ऑफ मैटर लिख दें, जो मर्जी लिख दें, टेम्परेचर ऑफ मैटर। किसको मसला इस बात से? और दूसरी तरफ दूसरी डेफिनेशन क्या लिखूंगा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद क्या जनाब साहब? विद द स्टेट ऑफ क्या? स्टेट ऑफ मैटर। हेलो जी। सो बात क्या हो रही है? हीट की बात हो रही है। ताल्लुक किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है। या फिर हीट की बात हो रही है, ताल्लुक किसके साथ है? स्टेट के साथ ताल्लुक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is associated with the temperature of matter, या heat is a form of energy that is associated with state of matter। किसको मसला इस बात से? अब मैंने पता किस पे बात करनी है? बात करनी है इनके एसोसिएशन पर, किसका क्या एसोसिएशन है किसके साथ? हीट का क्या एसोसिएशन है टेम्परेचर के साथ, या हीट का क्या एसोसिएशन है स्टेट के साथ? आई होप यू नो व्हाट डू आई मीन बाय एसोसिएशन। कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स। मुझे फिजिक्स में क्या करना होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी के फार्मूले बनाने होते हैं। फार्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है? कुछ 4-5
स्टेप्स है मेरे पास। क्या होता है पहला स्टेप? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी। फिर वो फैक्टर्स के साथ क्या होता है? कंबाइनिंग द फैक्टर्स होता है, मतलब वो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, फिर कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटी होती है, फिर एक वो कन्वर्टिंग द प्रोपोर्शनैलिटी होती है, फिर वो कोई के की जगह 1 होता है, कुछ ऐसी साइंस होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके जनाब साहब। सो यू नो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा और बातें करना चाहता हूँ इसी जुमले के साथ। इफ आई से कि हीट करने से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसी को मसला इस बात से? अगर मैं बिल्कुल सादा एसोसिएशन पढ़ाऊँ तो सादी सी एसोसिएशन क्या है कि इफ़ यू प्रोवाइड द हीट टू व्हाट? टू मैटर, व्हाट विल हैपन? उसका टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, हीटिंग अ सब्सटेंस और प्रोवाइडिंग हीट टू अ मैटर विल क्या? विल इंक्रीज इट्स। तो मैं यहाँ क्या लिखवाना चाहता हूँ? मैं यहाँ उनके एसोसिएशन की बात करना चाहता हूँ। क्या है उनका एसोसिएशन? वो ये है कि हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा? कहें सर जी, प्रोवाइडिंग हीट विल क्या? विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर। विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? प्रोवाइडिंग हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर हो जाएगा। या फिर इस तरफ क्या करूं? इस तरफ क्या एसोसिएशन है? प्रोवाइडिंग हीट विल डू क्या? विल चेंज द स्टेट ऑफ मैटर एट क्या? ये काम कब होगा? एट अ पर्टिकुलर, एट अ फिक्स टेम्परेचर, जिसको क्या कहते हैं? जब ये हो रहा होगा तो स्टेट चेंज। बल्कि काम करें, प्रोवाइडिंग हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर गिवन क्या? कि स्टेट क्या हो? स्टेट चेंज ना हो। जब यहां कहूंगा प्रोवाइडिंग हीट विल चेंज द स्टेट ऑफ मैटर तो क्या होगा? तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये बात हमें पता है। वैसे यहां लिखे जी क्या? प्रोवाइडिंग हीट विल क्या जनाब? चेंज द व्हाट? द स्टेट ऑफ मैटर। हेलो जी, क्या इस बात में किसी को परेशानी है कि हीट करने से या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट बढ़ेगी? एक और काम करते हैं, इस हीट का नाम क्या रखूं? जिस हीट ने टेम्परेचर बढ़ाना है उसका नाम निकल क्या रखा था? और जिस हीट ने स्टेट चेंज करनी है उसका नाम हमने कल क्या रखा था? लेटेंट हीट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक काम करें, इसके नीचे जाके लिखें द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल, या द टाइप ऑफ हीट या द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल क्या? दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर इज नोन एज क्या? इज नोन एज हीट कैपेसिटी। इसके नीचे अगला जुमला लिखे जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, या हीट या सिंपल लिख दें एनर्जी, बल्कि अमाउंट से लिखे टाइप, द टाइप या अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, या अमाउंट से क्या लिखा हूं? टाइप। द टाइप ऑफ हीट एनर्जी दैट विल इंक्रीज, बल्कि इंक्रीज की जगह अगर मैं चेंज लिख दूं, क्या लिख दूं? दैट विल चेंज द टाइम, तो ज्यादा बेहतर है। डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल क्या? चेंज द टेम्परेचर ऑफ मैटर इज नोन एज क्या बच्चों? द अमाउंट और टाइप ऑफ हीट एनर्जी दैट विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ मैटर इज नोन एज क्या? इज नोन एज हीट कैपेसिटी। HEA हीट कैपेसिटी, CAPACITY। अब नाम है जी, साइंसदानों ने एक का नाम मशरक रख दिया है, एक का नाम मगरब रख दिया है, एक का नाम गामा रख दिया है, दूसरे का नाम फतू रख दिया है। ठीक है जी, तो अब नाम रखने की समटाइम कोई सेंस नहीं होती कि एक का नाम उन्होंने कैपेसिटी रख दिया और एक का नाम उन्होंने लेटेंट रख दिया है। ठीक है जी, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट विल क्या? दैट विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ मैटर इज नोन एज हीट कैपेसिटी। एंड यहां क्या करूं? इधर वाले का नाम क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट क्या? वंस अगेन टाइप,
द अमाउंट या टाइप ऑफ हीट एनर्जी दैट विल, क्या जनाब, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर is known as latent heat। हेलो जी, तो यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। हम क्या बात कर रहे हैं आपके सामने है कि हमने केमिस्ट्री में जो टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक की एक पर्टिकुलर फिजिक्स है। हमने उस टॉपिक का एक ही टॉपिक की केमिस्ट्री भी पढ़ी है और साथ साथ उसकी फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक का नाम क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, या फिर क्या, और क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें केमिस्ट्री में, चेंज ऑफ स्टेट भी तो पढ़ ही रहे हैं ना। अभी हमें पता चला कि स्टेट ऑफ मैटर के साथ किसका ताल्लुक है, स्टेट ऑफ मैटर के साथ किसका ताल्लुक है, हीट का। तो हीट खुद कौन है सर, हीट तो एक क्वांटिटी है, हीट तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हीट को पढ़ाना चाहिए किधर, फिजिक्स में। स्टेट ऑफ मैटर की डिटेल किधर है, केमिस्ट्री में। तो हो क्या गया है, कंबाइंड टॉपिक डेवलप हो गया है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ठीक है जी, यहां तक किसी को मसला है। केमिस्ट्री की जो शीट दे रहा था उसमें क्या नहीं करूंगा, उसमें फार्मूले डेवलप नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो शीट दी हुई है इसमें क्या करूंगा, इसमें फार्मूले डेवलप करूंगा। तो एक काम करिए, हीट आपको मालूम है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो क्या करूं, इसका फार्मूला डेवलप करना चाहिए। तो एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, जिस भी पेज पर अभी आप मौजूद हैं उसके हेडर पे जाएं और एक नोट लिखें वहाँ पर। जिस भी पेज पर मौजूद हो उसके हेडर पे जाओ और वहाँ क्या लिखो, सिंस हीट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, सिंस हीट एनर्जी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, सो व्हाट, so since heat energy is a derived quantity, so what, so it has a formula, so it is to be defined by its formula, so it is to be defined by its so it is to be defined by its formula, yeah, so it will have a क्या, जो मर्जी लिख लें, it will have a formula, so it will have a formula। यहाँ तक किसी को मसला है भाई, anyone? अच्छा, अब इसका क्या फार्मूला है और क्या नहीं है उसकी तरफ जाते हैं। आपको मालूम है ना कि हम किसी का भी फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं। देखें, मैंने सबसे पहले ना एरिया का फार्मूला पढ़ाया होगा आपको, तो उसके लिए पहले मैंने एरिया का मीनिंग एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा था तो क्या पता चलना स्टार्ट हो गया कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। फिर फैक्टर्स को देखा तो क्या पता चल गया, किस किस फैक्टर के साथ क्या क्या प्रोपोर्शनैलिटी है। उधर प्रोपोर्शनैलिटीज पता चल गई तो क्या किया, उनको पकड़ के कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन करने के बाद क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल। याद आ रहे हैं स्टेप्स के नहीं आ रहे हैं? यही स्टेप्स हमने एरिया में भी किए होंगे, वॉल्यूम में भी किए होंगे, वेट में भी किए होंगे, डेंसिटी में भी किए होंगे, पीरियड वो फ्रीक्वेंसी में भी किए होंगे। या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने क्या किया था, यही स्टेप्स किए होंगे। मैंने तो पता नहीं कोई वो रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला भी निकाला हुआ है, मैंने तो पता नहीं कौन सा कोई स्पीड का भी फार्मूला निकाला हुआ है। तो मैंने आज तक जितने भी फार्मूले निकाले हैं मैंने उन सब फार्मूले में क्या किए, एक ही काम, क्या, पहले डेफिनेशन ही ऐसी लिखी कि जिसमें से फैक्टर्स निकल आए, फिर फैक्टर्स ऐसे लिखे कि प्रोपोर्शनैलिटी पता चल जाए, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को आपस में कंबाइन करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि मैं अभी हीट के बारे में या हीट कैपेसिटी के बारे में इतनी बातें कर चुका हूं कि मैं अभी उसकी डेफिनेशन लिख देनी चाहिए, फिर उसमें से फैक्टर्स निकाल देने चाहिए, फिर उसमें से जो भी कर रहा है वो कर लेना चाहिए। तो एक काम करें, बताएं यार आपको सारी कहानी में क्या समझ आता है कि आप हीट कैपेसिटी को अगर मेरे को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? लो जी, इट्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट विल क्या, चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ, इसको मसला है वही जुमला मैं दोबारा, मैंने पहले बोला है द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल इंक्रीज द, दैट विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो मैं अब जरा प्रॉपर्ली आपको, अभी तक तो यूं समझें कि कल जो बातें की जा रही थी, कल सिर्फ बोली जा रही थी ना, मैंने वो सारी बातें क्या कर दी हैं, आपकी फिजिक्स की कॉपी में भी लिखवा दी हैं, कल आपको केमिस्ट्री की कॉपी में लिखवाया हुआ था।
यहाँ तक मेरा कल का लेक्चर रिवाइज होता है। अभी मैंने कल का लेक्चर रिवाइज किया। अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए मैं समझता हूँ मैं आपको लेक्चर का मकसद समझा देता हूँ। मकसद क्या है? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट कर कर उसके कहाँ तक जाना, उसके फार्मूले तक जाना। फिर जो दूसरा वाला कौन है, लेटेंट हीट, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर कर उसके भी फार्मूले तक जाना। मेरा फिजिक्स का मकसद आज का ये है भाई। ठीक है जनाब साहब, फिजिक्स का मकसद क्या है? लेटेंट हीट से डेफिनेशन से स्टार्ट कर कर फार्मूला बनाना, या हीट कैपेसिटी की भी डेफिनेशन से स्टार्ट कर कर उसका फार्मूला बनाने की कोशिश करना। तो आप अगर आपके कॉलम्स वॉलम्स पिछले बराबर हो गए हैं, जो कुछ भी हो गया है, मेरा यूँ समझिए कि अभी से टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या करूँ जनाब साहब? वही आपने बेशक अगर हीट के 2 कॉलम्स बनाए हुए तो ठीक है, नहीं बनाए हुए तो यूँ समझिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। हीट की एक तरफ क्या, हीट क्या, हीट कैपेसिटी एक टर्म आ गई। आप उसी को कैरी कर लें जो पहले से भी अभी भी ताज़ा ताज़ा जो बने हुए हैं। और लेटेंट हीट मैं वैसे लिखने के लिए, ये बताने के लिए कि समझो शुरू यहाँ से हो रहा है, आप यहाँ तक कर चुके हैं ना, इसी के नीचे क्या करें, एक तरफ हीट कैपेसिटी को अंडरलाइन कर लें, एक तरफ लेटेंट हीट को अंडरलाइन कर लें। सुने, मैंने हर क्वांटिटी के साथ कोशिश क्या की है। मैं जब लेंथ पढ़ा रहा था तो मेरी कोशिश क्या थी, 2 और क्वांटिटीज पढ़ा दूं। कौन कौन सी पढ़ाई? एरिया एंड वॉल्यूम, आपस में एक जैसी थी ना। मैथ्स पढ़ाया तो कोशिश क्या थी, 2 पढ़ा लूँ, वेट और डेंसिटी। टाइम पढ़ाया तो कोशिश क्या थी, 2 पढ़ाऊँ, पीरियड एंड, पता चला पीरियड खुद ही क्या था, बेस ही था, ड्राइव नहीं था। यहाँ पर भी मैं टेम्परेचर पढ़ा रहा हूँ तो मेरी टेम्परेचर के साथ कोशिश क्या है, 2 चीज़ें पढ़ाऊँ। कौन सी? पढ़ा तो हीट रहा हूँ, लेकिन एक हीट का नाम क्या रखा है, हीट कैपेसिटी, और एक और हीट का नाम क्या रख दिया। तो वही मेरा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हाँ, एक बेस उसके साथ जुड़ी हुई 2 ड्राइव, फिर बेस फिर 2 ड्राइव, फिर बेस फिर 2 ड्राइव। ऐसे मेरा पहला चैप्टर जो है वो क्या हो रहा है भाई, डेवलप हो रहा है। बताओ जी कैसे डिफाइन करेंगे इसको आप? जी गर्ल्स में से कोई हाथ खड़ा करें जी, कैसे डिफाइन करेंगे हीट कैपेसिटी को? अलीना राशिद प्लीज डिफाइन कीजिए हीट कैपेसिटी। ये लीजिए, अपनी कॉपी देख लीजिए, अपना दिमाग देख लीजिए, अपने आप को जगा दीजिए और क्लास में इन्वॉल्व कीजिए और बताइए। अभी भी लिखा है हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। आपके साथ बैठी हैं अलीशा, आप बताइए क्या होता है हीट कैपेसिटी? एग्जैक्टली लिखें जनाब साहब इसके साथ। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। देखिए जी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट, वही जुमला जो मैंने पहले लिखा था मैं दोबारा पूछ रहा हूँ और आप नहीं बता पा रहे हो, तो इसका मतलब है आंखें खुली हैं, दिमाग सोया हुआ है। तो गुजारिश है यार, आंखें भी खोलो, दिमाग भी खोलो, दिल भी खोलो, हर चीज़ को सुनो, समझो और ऑब्जॉर्व करो यार। क्लास में बैठे ऑब्जॉर्व करो। क्या लिखा है? इट इज़ डिफाइंड, कॉलम्स में प्लीज़, कॉलम्स में जाओ, मैं फिर उधर कहते करूँगा, मिक्स करूँगा आपसे, बाद में मैनेज नहीं होगा। कॉलम बना के लिखो प्लीज़, क्योंकि मैंने इकट्ठा करना है। मैंने या तो हो ना कि मैं हीट कैपेसिटी पहले पूरा ख़त्म करूँ फिर लेटेंट हीट स्टार्ट करूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी इकट्ठा लेके चलें। इट इज़ डिफाइंड एज द क्या, एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change the temperature of a substance. Defined as the amount of heat energy required to change, या ब्रेक में लिख दीजिए increase, amount of heat energy required to change या increase। एक ही बात को 6 दफ़ा बोल रहा हूँ सिर्फ इस खातिर कि आपको क्या हो जाए, आपको चीज़ें याद हो जाएं, आपको चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाएं, आपका आने वाला जो सेशनल है वो अच्छा हो जाए। ठीक है जी। सो ये वो टॉपिक है, इसके सवालात भी आपके सेशनल के अंदर आएंगे। तो बराए मेहरबानी क्या करिए, अच्छे से घर में तो तैयारी करनी है, लेकिन ये टॉपिक ताज़ा पड़ा हुआ है तो मैं बार बार केमिस्ट्री में भी सुना रहा हूँ, फिजिक्स में भी सुना रहा हूँ कि आप मुझसे ये गिला ना करें कि सर जी इतने रीसेंट टॉपिक का भी आपने सवाल दे दिए थे। बेटा इतना रीसेंट टॉपिक में 3, एक दफ़ा तो केमिस्ट्री में, एक दफ़ा फिजिक्स में, उधर भी केमिस्ट्री वाली शीट पे भी फिजिक्स लिखवा रहा हूँ, यहाँ फिजिक्स वाली शीट पे भी केमिस्ट्री लिखवा रहा हूँ। तो इतना डिटेल से पढ़ाऊँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आना चाहिए और अब्जॉर्ब भी होना चाहिए। क्या लिखा है अलीना, क्या लिखा है? दैट इज, हाँ, दैट इज यूज टू क्या, दैट इज रिक्वायर्ड टू या यूज टू चेंज या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर।
अब टेम्परेचर ऑफ मैटर बोलें या टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बोलें, मुझे एतराज नहीं है, ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या लिखूं, एक सेकेंड आप ही बताएंगे जी लीना, इस तरफ क्या लिखूं लेटेंट हीट के साथ, खुद से जुमला बना लें। इट इज डिफाइंड एज द ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज टू, वहां करते थे चेंज द टेम्परेचर, यहां क्या लिखूं, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक हो गया जनाब साहब। सो एक तरफ क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ मैटर, उधर क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है जी, उधर लिखे जी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, it is defined as the amount of heat energy that is required to यहाँ था change the temperature of matter, वहाँ क्या है, it is defined as the amount of heat energy that is required to change the state of क्या, of matter। हेलो जी, ये यहाँ से बच्चों को प्लीज़ निकलवा के ऊपर भिजवाएं जी, यहाँ से बच्चों को उठाएं, इनको बोलें ऊपर जाएं जी जनाब साहब। अब जो आपने, अच्छा इससे पहले क्या कह रहे हैं, सवाल क्लास के एंड पे बात करता हूँ, ठीक है। अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी है जी, हाँ उसको भी हीट ही कहते हैं, उसको कूलिंग कहते हैं, वो हीटिंग का ऑपोजिट वर्ड है कूलिंग, उसको वो कहते हैं जी। कौन सी वाली, हाँ हाँ मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश, अब देखो इतना ज़्यादा क्लासिकली पढ़ाने का तरीका मकसद एक ही है, क्या आपको पता हो कि फिजिक्स क्या चल रही है और केमिस्ट्री क्या चल रही है। हाँ ओ लेवल में शायद एग्जामिनर आपको फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे नंबर दे दे या केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स की डेफिनेशन पे नंबर दे दे, क्यों, ओ लेवल है, कहता है केमिस्ट्री फिजिक्स कंबाइंड ही चल रहा है। जब आप ए लेवल में जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जुमले लिखने के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा भी मिक्स चल रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स का जिक्र कर लें या आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी जिक्र कर लें, लेकिन आपको जब एक बात बताई जा रही है कि फ़लाने जुमले कहाँ चलेंगे और फ़लाने जुमले कहाँ चलेंगे, तो उसके बाद आप क्यों गलत करेंगे। जब आपको पता होगा कि फिजिक्स का पेपर है तो आप क्यों लिखेंगे दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, आप क्यों लिखेंगे कि लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू क्या, टू ब्रेक या ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। वो तो केमिस्ट्री की बात है ना, वहाँ तो फॉर्मूला ही निकालना है, यहाँ मैंने क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो इसलिए यहाँ के टर्म्स मैं किसी न किसी क्वांटिटी के साथ इस बात को रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपनी डेफिनेशनों में क्या क्या करें, अंडरलाइन द वर्ड हीट एनर्जी, अंडरलाइन द वर्ड चेंज इन टेम्परेचर एंड अंडरलाइन द वर्ड मैटर। यहाँ पर भी अंडरलाइन द वर्ड हीट एनर्जी, देन अंडरलाइन द वर्ड चेंज द स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, एंड अंडरलाइन द वर्ड मैटर। इसको देखकर क्या करूं, फैक्टर्स बताने हैं मैंने, तो एक काम करिए जनाब साहब, पहले कॉलम में लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट कैपेसिटी, क्योंकि फॉर्मूला बनाने ना, तो डेफिनेशन में से ही क्या देखूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट कैपेसिटी। अब से पहले तक आप बड़ी आसान इक्वेशन बना रहे थे, अभी भी कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ देखेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं और कितने नहीं है। यहां क्या लिखे जी, यहां लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटेंट हीट। जी भाई इनको ऊपर भी तो भेजा जा सकता है, ये मेरी डेफिनेशन देख के बताएं कि आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन फैक्टर होएगा। ये जो लफ्ज मैटर है फिजिक्स में, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर क्या, मास। एग्जैक्टली, आई बिलीव कि इधर भी लफ्ज मैटर लिखा है, उधर भी लफ्ज मैटर लिखा है। अच्छा अगर लफ्ज मैटर लिखा है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट कैपेसिटी में आई थिंक जो पहला फैक्टर है वो ये है, मैटर मतलब मास। मास ऑफ क्या, बस सिंपल मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द मैटर या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस भी सब्सटेंस की, जिस भी मैटर की या जिस भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उसका क्या जनाब, उसका मास। आई थिंक इज द मास ऑफ व्हाट,
बल्कि एक सेकेंड, मैटर भी लिख सकता था, एक बार लिखा मैटर, मैटर कोई क्वांटिटी नहीं, अमाउंट ऑफ मैटर, क्या अमाउंट ऑफ मैटर कोई क्वांटिटी है? नो। वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक क्वांटिटी हो सकती है। किसी को पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सी क्वांटिटी, कौन सी वाली? मोल्स वाली। मैं अभी इतनी ज्यादा लंबी केमिस्ट्री में नहीं गया कि मैं यहां मोल्स इन्वॉल्व कर दूं। मैं यहां अमाउंट ऑफ मैटर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा? मास का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। किसका जी? मास का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। हेलो जी। तो उधर भी मैटर इन्वॉल्व था, उधर भी उस मैटर की अमाउंट मैटर करती है, तो उधर जो मैटर ऑफ नहीं अमाउंट ऑफ मैटर है उसको असल में क्या कहते हैं? उसको मास कहते हैं। तो मुझे लगता है जो पहला फैक्टर है अफेक्टिंग व्हाट, अफेक्टिंग द क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी, वो कौन है जनाब साहब? इट इज मास। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, इसके साथ उसका क्या ताल्लुक होगा? हाँ जी, क्या डायरेक्ट मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब हीट कैपेसिटी का मकसद क्या है? टेम्परेचर बढ़ाना है ना। तो अगर आपने, मैं कहता हूं जी पानी गर्म करना है, अगर आपने एक गिलास पानी गर्म करना है उसके लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है, या आपने पूरा एक ड्रम पानी का गर्म करना है, तो ड्रम गर्म करना होगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो मुझे लगता है कि मास के साथ क्या ताल्लुक है कि जितना ज्यादा मास ऑफ द सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या करने के लिए? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने वाली एनर्जी का जिक्र हो रहा है, नाम क्या है उसका? वैसे टेम्परेचर बढ़ाने वाली एनर्जी का नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। तो आई थिंक क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ग्रेटर द मास ऑफ द सब्सटेंस, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, या ग्रेटर द हीट कैपेसिटी। सिंपल, ग्रेटर द हीट कैपेसिटी। इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? आई वुड लाइक क्या, आई वुड लाइक कि मैं यहां क्या लिखूं? लिखिए जी, ग्रेटर द mass of substance, क्या होगा? ग्रेटर द amount of heat energy required to change the temperature. अगर आपका मास ज्यादा है तो इसका मतलब है ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस। इन एसेंस क्या जी? i.e. ग्रेटर द हीट कैपेसिटी। आप में से किसी को इस जुमले में प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मास ज्यादा तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ज्यादा, ठीक हो गया। तो हीट कैपेसिटी भी ज्यादा, ठीक हो गया। क्या करूं भी? इसको उस तरह से लिखें वो प्रोपोर्शनैलिटी वाले तरीके से। अगर एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज ज्यादा होती हो तो क्या होता है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखिए जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या जनाब साहब? तो मैं इसका, ये जो आपने कहा ना कि एक चीज अगर आपकी मास ज्यादा है, उसके ज्यादा होने से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज्यादा है, या हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हीट कैपेसिटी is what is directly proportional to, देखिए जी, heat capacity is directly proportional to क्या जनाब? mass. heat capacity is directly proportional to mass. इसको अगर मैं सिंबल्स में लिख दूं तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बल्कि एक काम करते हैं, heat capacity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कीजिएगा, ये वाला सिंबल is directly proportional to mass. mass का सिंबल क्या है? स्मॉल m. हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या रखूं? HC? नो, H। इसको मैं हीट एनर्जी, बल्कि E, मैं किसी भी एनर्जी का सिंबल क्या रखूंगा? मैं किसी भी एनर्जी के सिंबल में E ही बोलूंगा, चाहे वो हीट एनर्जी पढ़ाऊं, चाहे बाद में न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाऊं, चाहे बाद में साउंड एनर्जी पढ़ाऊं, चाहे बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाऊं, चाहे बाद में कोई भी एनर्जी मैंने आपको पढ़ाई, तो मैं उसका सिंबल क्या रखूंगा? एनर्जी का ई। हाँ, बहुत हुआ तो क्या कर लूं?
ये भी हीट एनर्जी है, वो भी, तो हाँ एच ई लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? एच ई मतलब हीट एनर्जी। कौन से वाली हीट एनर्जी? कौन सी वाली? हीट कैपेसिटी वाली। हाँ, आप नाम उसका क्या रखिएगा? आप नाम उसका हीट कैपेसिटी बोल दीजिएगा, लेकिन मैं नाम उसका मैं क्या रखना चाहता हूं? हीट एनर्जी ही रखूंगा। तो मैं इसके सिंबल्स में क्या लिखने लगा हूं? गौर से सुनिए, एच डॉट ई ही लिखूंगा। एच डॉट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का m। आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। H डॉट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। H डॉट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है जी, गुजारा चल रहा है? ओके, इधर आ जाए। उधर अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो मुझे एक बात बताएं कि वहां भी क्या क्या फैक्टर्स हैं? क्या वहां मैटर नहीं लिखा हुआ? यहां भी तो मैटर लिखा हुआ है। तो क्या मैं यहां पे पहला फैक्टर जो है वो मैटर को नहीं कह सकता? कह सकते हैं सर जी। मैटर का 1 सेकेंड मतलब क्या है? मैटर की क्या चीज? मैटर की अमाउंट। मैटर की अमाउंट को क्या कहते हैं? मास। तो यहां भी पहला फैक्टर क्या है? मास है। क्या कॉन्सेप्ट है यहां? अगर किसी चीज को पिघलाना है, क्या करना है? किसी चीज की स्टेट चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने बर्फ पिघलानी है, तो 1 kg की बर्फ ज्यादा आसानी से पिघलेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको, या मैंने पूरे का पूरा क्या कहते हैं 20 kg का ब्लॉक मेल्ट करना है, तो जितना ज्यादा मास मेल्ट करना होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी, है ना? ठीक है, मतलब थोड़ी चीज की स्टेट चेंज करनी है तो थोड़ी एनर्जी चाहिए, ज्यादा चीज की स्टेट चेंज करनी है तो क्या लिखूं यहां पे? ग्रेटर द मास ऑफ सब्सटेंस, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, अभी स्टेट की बात हो रही है। तो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट। एग्जैक्ट क्या है? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या जी? ग्रेटर द मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? ग्रेटर द अमाउंट ऑफ heat energy required to change the state। mass ज्यादा तो amount of heat energy required to change the state ज्यादा। इसको क्या कहूं? I dot E क्या? ग्रेटर व्हाट? वहां कहा था ना mass ज्यादा तो amount of heat energy required to change the temperature ज्यादा, तो मैंने कहा था ग्रेटर द हीट कैपेसिटी। यहां क्या लिखूं अभी? greater the latent heat, greater the latent heat। लो जी, तो अगर यहां पर भी मास के ज्यादा होने से क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि लेटेंट हीट जो है वो भी ज्यादा होगी। सो क्या प्रोपोर्शनैलिटी होगी? हाँ जी, आई बिलीव यहां पे भी क्या कॉन्सेप्ट है? लेटेंट हीट इज क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टू व्हाट जी? मास। और उसको सिंबल्स में लिखना है तो क्या लिखें? मतलब पहले यूं लिखें, लेटेंट हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास। अब उधर हीट कैपेसिटी का सिंबल है एच ई, यहां भी हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या होना चाहिए? एच ई ही लिखूंगा मैं। क्यों एच ई क्यों लिख रहा हूं सर? वो भी असल में है तो हीट एनर्जी, और ये भी असल में है क्या? हीट एनर्जी ही है। तो उधर भी मैंने m लिख दिया है, इधर भी मैंने m, मतलब उधर मास के लिए m, इधर भी हीट एनर्जी, उधर भी हीट एनर्जी। एंड पे आप जब फार्मूला देखेंगे तो कुछ ना कुछ फार्मूले में फर्क जरूर होगा, तो आप फार्मूले को देखकर समझा लेंगे कि सर एक फार्मूला कौन सा वाला है? हीट कैपेसिटी वाला है, और दूसरा फार्मूला कौन सा वाला है? लेटेंट हीट वाला है। एक फार्मूले में टेम्परेचर चेंज हो रहा है और दूसरे फार्मूले में अभी तक तो सेम जा रहे हैं। अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक तो क्या हो रहा है? सेम जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे फैक्टर पर आते हैं। यहां बताएं जी दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। कौन जनाब? तो चेंज इन टेम्परेचर आपका दूसरा फैक्टर है। क्या जनाब साहब? आप इसके इसी कॉलम में इसी तरह क्या करेंगे, मजीद नीचे की तरफ जाएंगे। मैं यहां पे दूसरा फैक्टर आपको बता देता हूं। किसका दूसरा फैक्टर? वो हीट कैपेसिटी वाले कॉलम का। आप इन्हीं कॉलम्स को फर्दर आगे लेके जाएंगे जी, आप इन्हीं कॉलम्स को
फर्दर आगे लेके जाइए, मेरे पास अब नीचे जगह नहीं है तो मैं आगे चला गया हूं। हाँ आगे यहां जगह है, क्या करूं, क्या लिखूं जी, यहां लिखें फैक्टर नंबर 2 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इट्स नॉट जस्ट टेम्परेचर, क्या लिख रहा हूं मैं, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर में, चेंज इन टेम्परेचर एक प्रॉपर क्वांटिटी है ना, या नहीं, टेम्परेचर क्वांटिटी है ना बच्चों, बेस क्वांटिटी है ना, बिल्कुल है। मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे, अब मैं कहता हूं मैथ सेम है, अब क्या कहता हूं जी, सपोज करो कि कौन से ऑब्जेक्ट की बात करें, पानी की बात कर लेते हैं। किसकी बात, कि मेरे पास एक टब पानी का इधर पड़ा हुआ है और एक टब पानी का इधर पड़ा हुआ है। क्यों जी, रैन साहब खैर है, किधर जाए जरा सर उसामा से या मैम, आप जरा प्रॉपर्ली पहले बात कर लें। हाँ अगर प्रॉपर्ली पेरेंट्स के साथ बात हुई है तो ठीक है, देख लें आप लोग, देख लें आप लोग, जाओ जी। सुनो भाई, क्या बात हो रही है जी, क्या बात हो रही है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चेंज इन, अच्छा मैं कह रहा था कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 टब्स हैं, क्या है जनाब, 2 टब्स हैं, एक टब के अंदर भी पानी है, दूसरे टब के अंदर भी पानी है। एक का टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री से 30 तक लेके जाना है और एक का टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री से 50 तक लेके जाना है। तो किधर मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज कराना है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर चेंज कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना। तो अगर मैं कहूं ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो। सही बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कि अगर मुझे क्या करना है भाई, ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना है किसी भी सब्सटेंस को, पानी को छोड़े कोई भी सब्सटेंस, अगर आपने 25 डिग्री से 30 पे लेके जाना है उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, या किसी चीज को 25 डिग्री से 50 तक लेके जाना है, कॉमन सेंस है सर, ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना है तो ज्यादा हीट चाहिए होगी। तो क्या करूं फिर मैं, इधर भी मैं कहीं ना कहीं क्या निकालूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट ही निकालूंगा। तो क्या लिखूं, वहां जाए, वहां लिखे ग्रेटर द चेंज इन टेम्परेचर, ग्रेटर द चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या चाहिए होगा, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ व्हाट जनाब, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो। जी, अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा करना है तो इस काम के लिए क्या होगा, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या होगा जी, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस बात का मतलब क्या है सर जी, ग्रेटर द हीट कैपेसिटी होगी, विच मींस ग्रेटर द हीट कैपेसिटी। एंड यू नो, इस बात को अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना चाहते हैं तो मैं इस बात प्रोपोर्शनैलिटी में कैसे लिखूंगा, हाँ जी, हाँ, हीट कैपेसिटी वाले कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ग्रेटर द चेंज इन टेम्परेचर, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो, मतलब ग्रेटर द हीट कैपेसिटी। सो क्या, सो हीट कैपेसिटी इज व्हाट, इज डायरेक्टली, heat capacity is directly proportional to what, to change in temperature. It is directly proportional to change in temperature. इस बात को अगर आप सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो पहले मैं यूं लिखूंगा, हीट कैपेसिटी is directly proportional to change in temperature। और भी सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो हीट कैपेसिटी को HE, हीट कैपेसिटी का वंस अगेन सिंबल क्या देता हूं,
एच ई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल, चेंज इन टेम्परेचर का क्या सिंबल दूं? डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर का क्या सिंबल दिया है मैंने? किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ओके। अब मेरा आपसे एक सवाल है यार, कितने फैक्टर्स मैंने पहले कॉलम में डिस्कस कर दिए हैं? 2 पहले कॉलम में, मास और डेल्टा टी, एम और डेल्टा टी। आपको मालूम है जब फैक्टर्स डिस्कस हो जाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटीज डिस्कस हो जाती हैं, तो हम पे करते क्या है? मैंने पहले वाले कॉलम का फार्मूला खत्म करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? मैंने पहले वाले कॉलम में एम डिस्कस किया और डेल्टा टी डिस्कस हुआ है, मैं इसको जरा खत्म करना चाहता हूं। एक काम करें, क्या करते होते हैं हम फिर जब मेरे फैक्टर्स खत्म हो जाएं, प्रोपोर्शनैलिटीज हो जाए, तो क्या करते होते हैं? कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटी। एक काम करें, स्टेप नंबर 2 लिखिए जी, फैक्टर्स के बाद लिखिए कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटीज। एक प्रोपोर्शनैलिटी है कि 2 हैं? 2 हैं। दोनों में से दोनों क्या क्या? मास भी और चेंज इन टेम्परेचर भी। बैग उठा लो यहां से। मास भी और चेंज इन टेम्परेचर भी। और क्या करूं? और सर जी वो फिर इसका सिंबल्स में लिखना था। सिंबल्स में क्या लिखें? हीट कैपेसिटी का क्या सिंबल था? एच ई। मास का सिंबल एम इंटू क्या? डेल्टा टी। एम इंटू डेल्टा टी। यहां तक कोई मसला तो हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? हो गया? अब क्या करूं? क्या रह गया? कंबाइन तो कर दी। कंबाइन करने के बाद क्या करते होते हैं? कन्वर्ट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो काम करो जी, लिखो अगला स्टेप लिखें, कन्वर्ट द साइन ऑफ proportionality into the sign of equality, into the sign of equality. Convert the sign of proportionality into the sign of equality, into the sign of equality. into the sign of equality. कैसे कन्वर्ट करूं इसको मैं? एच ई प्रोपोर्शनल की जगह क्या करूं? इक्वल टू करें तो क्या होगा? कांस्टेंट क्या होगा? के एम डेल्टा टी। के एम डेल्टा टी। क्या जनाब साहब? के एम और डेल्टा टी। किसी को मसला है इस बात से? अब मेरा एक सवाल है आपको छोटा सा ना, तो शीट पे तो इतनी जगह नहीं है, तो वहां आप सिर्फ एंड पे क्या कर लेना, क्योंकि आपके लिए सारी फिजिक्स की जरूरत नहीं, आप समझ लो, बस एंड पे एक फार्मूला लिख लेना कि मैं फाइनल फार्मूला क्या लिखता हूं। ठीक है? वो केमिस्ट्री में भी है फार्मूला, वो केमिस्ट्री में भी चाहिए वाला। मैंने कहा जी दिस, क्या लिखा आपने? पहले आपने इसको के को अंडर करके क्या बोला है? अच्छा, ये स्मॉल एम होता है, कैपिटल एम नहीं होता, स्मॉल एम होता है। क्या लिखा जी? दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इट इज नोन एज क्या? इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक जुमला लिखें, फिर लिखें इट्स सिंबल इज स्मॉल सी। इट्स सिंबल इज स्मॉल सी। इट्स सिंबल इज स्मॉल सी। अच्छा जी, अगर उसका सिंबल जो है वो क्या है? स्मॉल सी है, तो मुझे एक बात बताएं, मैं इधर ही आगे जा रहा हूं। इसका नाम आपने क्या रखा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका आपने सिंबल क्या रखा? के की जगह क्या? सी। के की जगह क्या कर दें? अच्छा, अगर के की जगह सी कर दें तो अब मेरी बात सुननी है आपने कि मैं क्या करूंगा, मैंने फार्मूला कैसे लिखना है? फिर फार्मूला पता कैसे लिखते हैं? एच डॉट ई इज नॉट सी एम डेल्टा टी। इसको अक्सर लोग कैसे याद करते हैं? एम पहले, हाँ, एम सी डेल्टा टी। कैसे याद करते हैं इसको? यू विल बी, आपने इसको बहुत सारे लोगों ने कैसे याद किया हुआ है? वैसे तो मेरा दिमाग करता है के एम डेल्टा टी या सी एम डेल्टा टी। आप लोगों ने पहले से कैसे याद किया हुआ है? एम सी डेल्टा टी। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम, एम पहले बोलें या सी पहले बोलें, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। एम सी डेल्टा टी, हेलो जी,
क्योंकि आपने पिछले ज़मानों में इसको डिराइव नहीं किया, याद किया हुआ है। ऐसे ही है ना, आपने आज से पहले जब भी इसको पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि आपने इसको ड्राइव किया होगा, लेकिन हाँ आपने याद किया होगा, कहीं ना कहीं आपने इसको याद ज़रूर किया। और याद कैसे किया है? मुझसे पढ़ा तो मैंने ड्राइव कराया होगा। हाँ, अगर मुझसे नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है कि ओ लेवल में टीचर्स क्या करते हैं, ठीक है, हाँ सर उसामा से पढ़ा है तो वो भी मेरे ही शागिर्द हैं, तो उन्होंने भी आपको ड्राइव किया होगा। अगर उनसे नहीं पढ़ा है जी, तो क्या किया होगा? डायरेक्ट याद किया होगा फिर आपने। ओ लेवल के टीचर्स, मेजॉरिटी टीचर्स क्या करते हैं, वो इस फार्मूले को ड्राइव कोई नहीं करते। वो कहते हैं भाईजान सीधा सीधा क्या करें, और आपकी इतला की लिहाज से वो पहले चैप्टर में इसको पढ़ाने से डरते हैं। ये थोड़ा अजीब फार्मूला है, पहले चैप्टर में कोई भी नहीं पढ़ाता है इसको। वो थर्मल फिजिक्स में जाकर एंड पे जाकर क्या करते हैं, एंड में जाके कि बच्चे को पढ़ाते हैं यार कोई MC डेल्टा T होता है, ठीक है, हाँ उसको याद कराना तो चलो 10 दफ़ा लिखवा दो तो याद हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ उसको समझाना, जैसे मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को इन्वॉल्व करके समझाया है, तो आई थिंक मुझे तो अभी समझ आता है कि आपको समझ आया होगा। क्या कोई ऐसा है जिसको कहता हो सारी ये पता नहीं क्या लिख दिया आपने? बेटा मैं बड़ी केमिस्ट्री में से निकल कर आया हूँ। मैंने केमिस्ट्री में पार्टिकल्स की साइंस सुनाई है, टाइटली पैक्ड सुनाया है, लूजली पैक्ड सुनाया है, स्पीड सुनाई है, काइनेटिक एनर्जी सुनाई है, उसको टेम्परेचर बोला है, हीट बोला है, टेम्परेचर को बढ़ाने की बात की है, मैटर की बात की है, मास की बात की है, इन्वॉल्व। तो मैं तो बड़ा एक पूरा स्मूथ एक स्टोरी डेवलप की है मैंने। मेरे पास बेसिक तरीका था बड़ा आसान सा, क्या था? MC डेल्टा T, याद करो MC डेल्टा T। और उस क्या करता कि जैसे वो मदरसों में कुरान पाक हिफ्ज़ कराते हैं, कैसे हिफ्ज़ कराते हैं? हाँ जी, MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, MC। आपने 5 दफ़ा हिल के पढ़ना था, 6ठी दफ़ा आपको याद हो जाता। क्या याद हो जाता? MC डेल्टा T। वैसे याद कराना तो अभी भी है, याद तो अभी भी करना है आपने। ज़रा इस फार्मूले को 5-6 दफ़ा पढ़ेंगे। कैसे? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। कैसे नहीं? MC डेल्टा T, कैसे? MC डेल्टा T। करो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, पहले नहीं एक और काम, अव्वल आखिर दरूद भी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी क्या? MC डेल्टा T। हाँ जी क्या? MC डेल्टा T। पढ़े MC डेल्टा T। क्या करें? मजे भी लें साथ साथ। MC डेल्टा T। बस हो गया, याद हो गए समीर साहब? हैं ऊंचा? MC डेल्टा T, ठीक है, तेरा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। MC डेल्टा T, so what is this MC delta T? Is the formula for heat energy, and you can see कि इसके अंदर एक कांस्टेंट है। इसके अंदर के कांस्टेंट का कैसा कांस्टेंट है जी? C। तो C फॉर कैपेसिटी। C फॉर क्या? वो जो हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला है ना, उसके अंदर कांस्टेंट कैसा है? C जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके नाम में क्या था? उसके नाम में कहीं हीट के अंदर कैपेसिटी था, तो मैंने उसका जनरल नाम HE रखा। और मैंने क्या कहा था? एंड के फार्मूले में खुद पता चल जाएगा कि ये फार्मूला किसका है। कैसे पता चलेगा फार्मूला किसका है? क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या होगा? C होगा। तो आप उस C का मतलब क्या निकालेंगे कि ये हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला है। या वो C खुद कौन है? उसका अपना नाम भी क्या है? कौन सी कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने उसका नाम ही क्या रख दिया कि ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। खैर बहरहाल मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में मजीद बातें बाद में करना चाहता हूँ। फिल वक्त मैं किस नतीजे पर पहुँचा हूँ, मेरा जो हीट का वन ऑफ द फार्मूला है वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। मैंने पिछले लेक्चर्स में क्या कहा था? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद क्या? विद द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। बात मैंने यहां से स्टार्ट की, फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई। मैंने केमिस्ट्री में पार्टिकल्स की क्या? एवरेज स्पीड या एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया था। फिर मैंने पार्टिकल्स की क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया था। इधर मैंने फिर आज मैंने फिजिक्स में क्या कहा कि मैं पार्टिकल्स नहीं लिखना चाहता। तो मैंने क्या लिखा? फिर आज अगर मैं पार्टिकल्स नहीं लिखना चाहता था तो मैंने क्या लिखा? मैंने कहा जी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद क्या? मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी नहीं लिखना चाहता। दैट इज एसोसिएटेड विद क्या जनाब साहब? विद विद द या तो टेम्परेचर या फिर विद द स्टेट ऑफ क्या? ऑफ सब्सटेंस। फिर मैंने कहा जिसका आप ताल्लुक टेम्परेचर के साथ निकालेंगे उसको क्या नाम रख दिया हमने? उसका नाम रख दिया हमने हीट कैपेसिटी।
और जिसका ताल्लुक आप स्टेट के साथ निकालेंगे उसका नाम क्या रख दिया हमने, लेटेंट हीट। और फिर फिजिक्स क्या डिमांड करती है, फार्मूला, कि जी अगर डायरेक्ट क्वांटिटी तो फार्मूला बनाओ। मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। वो जो हीट कैपेसिटी थी जिसमें टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट था, तो वहां से मैंने जो फॉर्मूला बनाया क्या बना, एम सी डेल्टा टी। एम क्या चीज़ है, एम इज द मास, सी क्या चीज़ है, कौन सा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का वो क्या है, नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों जी इसका नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों है, सर ये हीट कैपेसिटी वाले फार्मूले का एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है। क्या है फार्मूला, किसका बना रहा था मैं, हीट कैपेसिटी का फार्मूला। तो उस हीट कैपेसिटी के फार्मूले का कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक होगी। क्या होगी, मतलब हर मटेरियल की अपनी अपनी, अगर आप आयरन की बात करेंगे तो उसका अपना एक कांस्टेंट होगा। कैसा, उसका अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा। कॉपर की बात करेंगे उसका अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा। वाटर की बात करेंगे उसका अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा। किसी भी मटेरियल की बात करेंगे तो हर मटेरियल का अपना अपना स्पेसिफिक एक कांस्टेंट होगा। हर मटेरियल का अपना अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, जिसका सिंबल होगा सी। उसकी वैल्यू हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक उसकी वैल्यू हमें क्या कर दी जाएगी, कहीं ना कहीं गिवन ही होगी। खैर अभी मैं उसकी वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने फार्मूला बना दिया है। मैं इस फार्मूले के बाद पहले ज़रा मैं लेटेंट हीट वाला भी फार्मूला बना लूँ, फिर मैं इधर से सी पे थोड़ी और बहस करूँगा और उधर से जो उधर एक कांस्टेंट निकलेगा। वैसे अंदाज़ा लगाएं, इधर था हीट कैपेसिटी वाला चक्कर तो सी निकला है, उधर है लेटेंट हीट वाला चक्कर। पता उधर कोई एल टाइप क्या निकलेगा, एक कांस्टेंट निकलेगा। देखते हैं उसके फार्मूले की तरफ जाते हैं जनाब। इसका तो पूरा हो गया ना, इसका भी पूरा करते हैं। इसके फार्मूले में वापस आए, किसकी बात हो रही है अभी, लेटेंट हीट की। प्लीज बोर्ड पे देखेंगे, फोकस करेंगे सबके सब। लेटेंट हीट में टेम्परेचर बढ़ाना है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाना है नहीं, क्या बढ़ाना है, स्टेट बदलनी है। क्या बदलनी, अच्छा तो इसके डेफिनेशन में आपने किस किस को अंडरलाइन किया है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ क्या, ऑफ मैटर। अच्छा तो मैंने कहा था हीट एनर्जी को अंडरलाइन करो, आपने कहा कर दिया। मैंने कहा था चेंज द स्टेट को अंडरलाइन करो, आपने कहा कर दिया। मैंने कहा था मैटर को अंडरलाइन करो, आपने कहा कर दिया। मैटर को मैंने कहा दिस इज फैक्टर नंबर 1। मैटर में से क्या निकला, क्या प्रोपोर्शनैलिटी निकली, एम वाली, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकली। तो यहां पे भी एम के साथ डायरेक्ट था, यहां से भी एम के साथ डायरेक्ट था। यहां तक तो दोनों टॉपिक्स सेम थे, लेकिन यहां पे दोनों टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्यों, यहां दूसरा फैक्टर कौन है, चेंज द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। वहां दूसरा फैक्टर कौन है, बताओ जी, वहां दूसरा फैक्टर है चेंज इन स्टेट। अगर दूसरा फैक्टर चेंज इन स्टेट है, यार ये ग्रीन कलर का मार्कर किधर गया है, अभी लिख तो रहा था, सारे ब्लैक हो गए। ये कौन सा मैजिक है, अच्छा इधर है, इधर इधर। सुनो जी क्या बात हो रही है, यहां पहला फैक्टर मैटर, इधर भी मैटर, उधर भी मैस, इधर भी मैस। इधर दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, इधर दूसरा फैक्टर स्टेट। हेलो जी, यहां जो जी दूसरे फैक्टर पर चेंज इन स्टेट। अब एक सवाल है, टेम्परेचर तो एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक प्रॉपर बेस क्वांटिटी है, तो उसका कोई सिंबल बनाकर प्रॉपर फॉर्मूले में इन्वॉल्वमेंट कर दी। एक सवाल पूछूं आपसे, स्टेट कोई क्वांटिटी, तो क्या करूं, टेम्परेचर तो क्वांटिटी। देखो जैसे उधर भी मैटर था, इधर भी मैटर था, तो मैटर का मैस निकल आया, इधर भी मैटर का मैस निकल आया, ठीक होगी बात। बट मुसीबत यह है, इधर टेम्परेचर का जिक्र है, इधर स्टेट का जिक्र है। तो यहां मैंने टेम्परेचर को एज अ क्वांटिटी इन्वॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, अब सवाल मेरा यह है कि यहां इस फैक्टर में से कौन सी क्वांटिटी निकालूं जी, है नहीं टेम्परेचर तो कांस्टेंट है भाई, उसको तो ताल्लुक ही खत्म। इधर आओ, इधर इसकी बात कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि यहां जब आप हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे बच्चों, तो वहां था फैक्टर था चेंज इन टेम्परेचर। अब्दुल्ला महसूद बोर्ड पे देखो यार, आपके साथ कौन है, इधर देखो भैया, इधर पढ़ा रहा हूं।
आपको सवाल भी नहीं पता मैं क्या डिस्कस करूं, मैं 3 दफा बोल चुका हूं। डू यू नो क्या सवाल है अभी जी अब्दुल्ला साहब? वो क्या सवाल? ये है भाई कि जब हीट कैपेसिटी की बात होती है तो उसमें दूसरा फैक्टर कौन होता है? मैथ्स तो उधर भी था, मैथ्स तो इधर भी था। इधर का दूसरा फैक्टर क्या था? क्या चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर। नहीं, हीट कैपेसिटी में क्या था? टेम्परेचर चेंज करना था। यहां क्या है? स्टेट चेंज करनी है। अब जब टेम्परेचर चेंज करना था वो तो एक प्रॉपर, वो सिर्फ फैक्टर नहीं है, उसमें से क्या निकला? उस फैक्टर में से प्रॉपर एक क्वांटिटी निकली। कौन सी? ये टी। इधर बताओ ना जरा, इस फैक्टर में से कौन सी क्वांटिटी निकलेगी? स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो इन स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई कौन सी क्वांटिटी है? कोई भी नहीं है। कोई मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई क्वांटिटी होती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो अब क्या करें? इस फैक्टर को इग्नोर करें। क्या करें जी? इस फैक्टर को अगर इंक्लूड करना भी है तो इसको मैं इंक्लूड करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम कांस्टेंट। क्या मैं इसके लिए कोई प्रॉपर क्वांटिटी डेवलप नहीं कर सकता? इसके लिए अगर क्वांटिटी डेवलप होगी तो मैं कांस्टेंट ही ऐसा डेवलप करूंगा जिसके नाम में ही क्या होगा? जिसके नाम में ही कोई ना कोई स्टेट चेंज करने का टॉपिक होगा। अदरवाइज एज अ प्रॉपर क्वांटिटी मेरे पास कोई क्वांटिटी नहीं है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हो। मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैस था, चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्परेचर था, चेंज इन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या चेंज ऑफ स्टेट के लिए लेंथ लिखूं? चेंज ऑफ स्टेट के लिए टाइम लिखूं? चेंज ऑफ स्टेट के लिए क्या करूं? मैस लिखूं? चेंज ऑफ स्टेट के लिए क्या करंट लिखूं? क्या करूं? चेंज ऑफ स्टेट के लिए कौन सी बेस क्वांटिटी लिखूं? सर कोई बेस क्वांटिटी नहीं है आपके पास। क्या लेंथ का ताल्लुक स्टेट के साथ है? क्या मास का ताल्लुक स्टेट के साथ है? क्या टाइम का ताल्लुक स्टेट के साथ है? क्या टेम्परेचर का ताल्लुक स्टेट के साथ है? नहीं, टेम्परेचर का अपना अलग ताल्लुक है, स्टेट के साथ टेम्परेचर का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या करंट का ताल्लुक स्टेट के साथ है? तो मैं समझता हूं कि जो आपका दूसरा फैक्टर है यहां पे क्या हो रहा है? चेंज ऑफ स्टेट इज not a physical quantity, so it will not be treated as a factor of क्या? as a factor affecting क्या? या it should be included in terms of क्या? एक काम करें, एक नोट लिखे जरा, ठीक है? since there is no quantity, इसी के नीचे, उसी के नीचे, change of state के नीचे, since there is no quantity to represent the state of matter, since there is no quantity to represent the state of matter, so it shall either be ignored, so it shall either be ignored or be represented by some constant of or be represented by the constant of proportionality, or be represented by the constant of proportionality, or be represented by the constant of proportionality. अच्छा, कैसे जनाब साहब? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो यहाँ पे कोई चेंज ऑफ स्टेट वाला काम ही नहीं किया। चेंज ऑफ स्टेट वाला जो काम था उसके लिए कोई क्या इंक्लूड नहीं किया, कोई क्वांटिटी इंक्लूड नहीं की। तो अब क्या करूं? अब सीधा सीधा ही क्या करें? फिर सीधा सीधा ही प्रोपोर्शनैलिटी से कांस्टेंट बनाएं। एक काम करें, कौन सी बात, लेटेंट की बात हो रही है ना? कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ एक। तो कुछ कंबाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है। क्या करूं? सीधा सीधा सीधे ही कन्वर्ट करें। कन्वर्ट द व्हाट? उस कॉलम की बात हो रही है ना, वहां क्या लिखेंगे जी? कन्वर्ट द, कंबाइन वाला काम ही चल रहा। कंबाइन कब करते हैं? जब दो फैक्टर हों। कितने? लेटेंट हीट में भी तो कितने फैक्टर्स हैं? एक ही है भाई। कौन सा वाला? मैस स्टेट वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं बना। तो क्या करें? सीधा सीधा करें यहाँ, कन्वर्ट द व्हाट? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू द साइन ऑफ
व्हाट, इक्वालिटी क्या होगा, गौर से सुनिए, इट विल बी हीट एनर्जी, पहले प्रोपोर्शनल टू एम था ना, तो अब क्या करूं, इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू के इंटू एम। इस के को क्या बोलूं, इसको बोलूंगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, जब मैंने इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल दिया है, जैसे इधर वाले कांस्टेंट का नाम क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस वाले कांस्टेंट का नाम क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और इसका सिंबल क्या होगा, इट्स सिंबल इज, के भी नहीं है, सी भी नहीं है, इस क्या, इस स्मॉल एल। ठीक है जी, तो क्या इक्वेशन बनी मेरे पास, बताओ जी क्या इक्वेशन बनी, सर जी एच ई इज इक्वल टू क्या, एल इंटू एम, एल इंटू एम, एच ई इज इक्वल टू क्या, एल इंटू एम। लेकिन इसको भी लोग कैसे याद करते हैं, एम एल, क्या, एम इंटू एल, एच ई को कैसे, जैसे ना एम पहले आ गया तो सी बाद में था, तो यहां भी क्या होगा, यहां पे भी आप क्या करें, एच ई इज इक्वल टू एम पहले लिखें और एल बाद में लिखें, एच ई इज इक्वल टू एम इंटू एल, एच ई इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो क्या फॉर्मूला बना आपके पास, एक हीट कैपेसिटी वाला क्या फॉर्मूला था, एम सी डेल्टा टी, क्या था जी, किसी को मसला इस बात से, एनीवन, और लेटेंट हीट वाला क्या फॉर्मूला है, एम इंटू एल, एम इंटू क्या, तो दोनों का जो सब्जेक्ट है, दोनों फार्मूलों का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एच ई, क्या है, एच ई, सब्जेक्ट सेम है, फार्मूले क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक फार्मूला है जिसमें सी है, सी फॉर कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो वाला फार्मूला किसका हो गया, हीट कैपेसिटी वाला। दूसरे फार्मूले में क्या है, एल, एल फॉर लेटेंट हीट, लेटेंट हीट फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो फार्मूला किसका है, तो मैंने आपको क्या कहा था, फार्मूले की शक्ल देखकर ही हम पहचान जाएंगे कि वो हीट एनर्जी कौन सी वाली हीट एनर्जी है, वो हीट कैपेसिटी वाली हीट एनर्जी है या लेटेंट हीट वाली हीट एनर्जी है। क्यों, उसके सब्जेक्ट को आप एच ई ही लिखें, फार्मूले के अंदर खुद ब खुद क्या आ जाएगा, या तो एक सी आ जाएगा दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फार्मूले के अंदर एल आ जाएगा दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसमें अगर किसी को मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब, एनीवन। हाँ, अब एक बात ये हो गई है कि पहले वाला कॉलम बहुत नीचे चला गया है और दूसरे वाले कॉलम में थोड़ी स्पेस बाकी है, तो मैं तो स्पेस बराबर करूंगा। अब मैं स्पेस बराबर करने के लिए वहां लिखूंगा क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्पेस को बराबर करने के लिए मैंने दूसरे कॉलम में लिखना क्या है, इस बात को जरा आपने सुनना है। जनाब साहब, ये जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ये दो तरह का होता है। ये जो आपने जिसको स्मॉल एल बोला है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, दो तरह का। कैसे, मेल्टिंग के लिए अलग होता है, बॉइलिंग के लिए, क्योंकि मेल्टिंग एक अलग स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट है और बॉइलिंग एक अलग चेंज ऑफ स्टेट है। तो क्या करूं, इस सेकंड वाले कॉलम में जाएं और वहां जाके एक नोट लिखिए, specific latent heat is different for different state of change, for different change of state. Specific latent heat is different for क्या, different change of state. Specific latent heat is different for specific latent heat is different for what, different change of state। क्या मतलब है इस बात का, for melting और fusion it is क्या लिखे जी, for melting और fusion। सुनो जी, अगर क्या हो रहा है, अगर सवाल में क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, क्या लिखेंगे फिर हम, फॉर, वैसे मुझे बात बताएं, मेल्टिंग का या मेल्टिंग एक और नाम भी था, फ्यूजन, फॉर मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होगा ये, इट इज व्हाट, एल
उसके साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है, एफ। क्या लिखना है, इट इज एल के साथ छोटा सा क्या, एफ, एल एफ पढ़ेंगे क्या इसको, एल एफ, लेटेंट नहीं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। तो हमने क्या कर दिया है, हमने नाम थोड़ा सा, चूंकि अब हम और ज़्यादा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जनाब आप मेल्टिंग वाली स्टेट चेंज करेंगे या बॉइलिंग वाली स्टेट चेंज करेंगे। अगर हम मेल्टिंग वाली स्टेट चेंज करेंगे तो उसका जो कांस्टेंट है, उसका जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो क्या होना चाहिए, उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ क्या, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, इस केस का फार्मूला क्या होगा, पिघलते वाले केस का फार्मूला एच ई इक्वल्स एम एल छोटा सा एफ, एम के साथ एल, तो एल के साथ सबस्क्रिप्ट में क्या, एफ, के कौन सा स्पेसिफिक लेटेंट हीट पुट करना है, फ्यूजन वाला पुट करना है। कौन सा पुट करना है, अच्छा। और अगर बात हो हीट ऑफ क्या जनाब साहब, वेपराइजेशन, और तो फिर फार्मूला क्या बनता है सर, इन दिस केस फार्मूले को कैसे लिखना चाहिए, फॉर्मूले को लिखना चाहिए एच ई इक्वल्स टू एम इंटू एल वी, एम इंटू एल वी, एम इंटू एल वी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा कर दीजिए जी। तो भाई हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, हाँ जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दो कॉलम्स बिल्कुल क्या हो गए होंगे, लेवल हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे जी, लेवल हो गए होंगे। सो आपकी इतला के लिए अर्ज ये की जाती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बातें बंद करेंगे, बातें बंद करेंगे जी, ध्यान देंगे प्लीज। किस बात पर ध्यान देना है, अगर आप इस बात पर गौर करें, दोबारा जरा मैं एक समरी सुनाने की कोशिश करना चाहता हूं। क्या टॉपिक चल रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक कंबाइंड टॉपिक चल रहा है। अगर प्योर फिजिक्स देखी जाए, फिजिकल क्वांटिटीज देखी जाएं, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी जाएं, तो क्या टेम्परेचर एंड हीट पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है जी, टेम्परेचर एंड हीट पढ़ाया जा रहा है। टेम्परेचर तो थी एक बेस क्वांटिटी, तो बेस क्वांटिटी की इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं पढ़ाता होता मैंने। हीट क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या बनाना होता है, फार्मूला। आपको याद है आपने एरिया वॉल्यूम पढ़ा था, आसान फार्मूले थे, मुश्किल फार्मूले थे। इनिशियली तो आसान थे, लेकिन जब वो सवाल थे तो वो क्या थे, वो थोड़े मुश्किल हो गए। क्या मुश्किल होगी सवालों के अंदर, क्या मुश्किल होगी सवालों के अंदर, सर वो सिचुएशंस ऐसी आ जाती थी कि हम थोड़ा घबरा जाते थे, ठीक है। लेकिन मैंने बाद में एक प्रैक्टिस कराया, फिर दूसरी शीट कराई, फिर तीसरी शीट कराई, करते करते हम इस काबिल हो गए कि सर जी जो भी सिचुएशन आएगी अब हम उसको हैंडल कर ही लेंगे। लेकिन बात तब क्या था, तब हमें सबसे मुश्किल फॉर्मूला कौन सा लगता था, वो ट्रपीजियम वाला, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो वहां वो हाफ भी था, फिर हाइट भी थी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी थी। तो जैसे फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर भी क्या हो गया, यहां भी फॉर्मूला थोड़ा सा कि सर आप कहेंगे सर वो फॉर्मूले में दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट 1 होता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तीन चीजें हैं। तो क्या कोई रॉकेट साइंस है भाई, सिर्फ एक कांस्टेंट ही एक्स्ट्रा है ना। आपको वेट वाला फॉर्मूला याद, क्या था फॉर्मूला वेट वाला, mg, क्यों सर जी दो ही तो चीजें हैं। डेंसिटी m/v, सर जी दो ही तो चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी 1/t, सर एक ही तो चीज है बीच में, ठीक। तो अब इसको भी याद करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेशक कितनी चीजें हैं, 3। क्या फॉर्मूला है, mc डेल्टा t या mlf या mlv। बस पता ही होना चाहिए कि mc डेल्टा t में, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, mc डेल्टा t में तो 3 चीजें हैं, यू नो। mlf ये 3 नहीं है, 2 ही है। mlf, m एक चीज है और lf एक चीज है। वो f मैंने किधर लिखा हुआ है, वो प्रॉपर क्वांटिटी, और जस्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा है क्या, मेंशन करने के लिए कि कौन सी स्टेट चेंज की बात हो रही है। क्यों सर, वो स्टेट के लिए कोई और क्वांटिटी थी ही नहीं, तो मजबूरन क्या करना पड़ा, मजबूरन उसको मैंने क्या कहा था, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द, आपने देखा ना सेकंड फैक्ट पर क्या लिखा हुआ है, सिंस देयर इज नो क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट द स्टेट सो इट शुड ईदर बी इग्नोर्ड और बी इंक्लूडेड या बी रिप्रेजेंटेड बाय क्या, बाय द कांस्टेंट। तो आपने कांस्टेंट कैसा रिप्रेजेंट किया है, एल के साथ क्या लगाया है,
एफ लगाया है या एल के साथ क्या लगाया है, क्यों लगाया है? क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? स्टेट चेंज रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं किस स्टेट की चेंज की बात कर रहा हूं। अगर वो नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मेल्टिंग की बात हो रही है या बॉइलिंग की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। सो मैं समझता हूं कि आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 फॉर्मूले समझाने की कोशिश की है। अगर एक काम करें, सुने जरा, मेरे पास जैसे आपको मालूम है मैं हर लेक्चर के इख्तिताम में क्या कहता होता हूं कि वैसे तो सुने जी, वैसे तो मैंने सारा कुछ ड्राइव किया है। सपोज करो मैं एक नॉर्मल सा टीचर होता और मैं ये ड्राइव के असूलों में ना फंसता होता, तो मैं क्या करता? मैं सीधा सीधा आज के लेक्चर में आगे आपको क्या पढ़ाता? कह रहा जी हीट पढ़नी है। हीट क्या होती है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बस ये एक एनर्जी की फॉर्म है। पहले तो मैं इसकी केमिस्ट्री भी ना सुनाता कि जी पता नहीं इसका केमिस्ट्री में क्या ताल्लुक है। मैं सीधा सीधा आके कहता, जैसे अक्सर वो लेवल के टीचर क्या करते हैं कि भाईजान हीट एनर्जी के 2 फार्मूले होते हैं। हीट एनर्जी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इस ड्राइव्ड क्वांटिटी के क्या होते हैं? 2 फार्मूले होते हैं। क्या 2 फार्मूले होते हैं? एक, बल्कि 2 नहीं 3 होते हैं। एक इसका फार्मूला है mc डेल्टा टी, एक इसका फार्मूला है mlf, तीसरा इसका फार्मूला है mlv। लो जी बात खत्म। अब लोग चेक करो m क्या होता है? m मास होता है। m क्या होता है? डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये c क्या होता है? ये कोई कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो लो जी पहला टॉपिक खत्म। दूसरा क्या है? m क्या है? m वंस अगेन मास है। lf क्या है? सर ये कांस्टेंट है, नाम क्या है इसका? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तीसरा में क्या है? सर ये भी m फॉर मास है। ये lv क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लो जी 3 फार्मूले पढ़ा दिए, टॉपिक खत्म है जी। अब आपको ये समझ क्यों आ रहे हैं? मैं पिछले 2-3 दिनों से कोई कहानी सुना रहा हूं आपको केमिस्ट्री की। ध्यान देंगे, अभी आप 15 मिनट पढ़ेंगे तो उसके बाद वैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तो तब ब्रेक बना लीजिएगा। कोई ब्रेक नहीं हो रही। हमने एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांजिशन कर ली है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या चैप्टर का नाम है? स्टेट ऑफ मैटर। क्या टॉपिक का नाम है? कौन सी चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा रहा हूं? पहली की दूसरी? मेल्टिंग के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। अब क्या पढ़ा रहा हूं? बॉइलिंग पढ़ा रहा हूं। अब भी क्या होगा? सर वही होगा जो पहले हुआ था, सिर्फ एक फर्क होगा। क्या जनाब साहब? जरा पढ़ना इसको स्टार्ट करिए। बॉइलिंग वाले पेज पे जाओ जी बच्चों, सबके सब बॉइलिंग वाले पेज पे जाएं। बॉइलिंग के साथ सबसे पहली बात बताएं, इसका एक और नाम क्या है? ब्रैकेट में लिखें, इट इज ऑल्सो नोन एज वेपराइजेशन। बॉइलिंग के आगे ब्रैकेट में क्या लिखें जी? या तो पहले से लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो, क्योंकि मैंने आपको 2 तरह के नोट्स दिए हुए हैं, एक फील्ड है और एक प्रिंट। मेरे ख्याल से मैंने अनफील्ड दिया हुआ था, ग्रुप के अंदर मैंने फील्ड वाला वर्जन भी भेजा हुआ है। तो बॉइलिंग के आगे क्या लिखा आपने? ऑल्सो नोन एज वेपराइजेशन। ठीक, तो क्या होता है इसके अंदर? व्हाट इज इट? किस तरह का प्रोसेस है? फिजिकल या केमिकल? क्या केमिस्ट्री चेंज होती है? क्या चेंज होता है? फिजिक्स चेंज होती है सिर्फ। तो आपने कहा इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच व्हाट अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस अपॉन क्या? अपॉन हीटिंग। अपॉन क्या जी? अपॉन हीटिंग। इसको लफ्ज आगे पीछे करें, इसका लफ्ज ठीक करें। अपॉन हीटिंग एट अ फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर। अपॉन, मुझे भी एक पेन दिखा दो, मैं इसका जरा करेक्शन कर लूं, रेड पेन। अपॉन क्या जी? अपॉन हीटिंग एट अ फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लो भाई, अपॉन हीटिंग एट अ फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया जी। सो क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है जी, एक तरफ लिखा है लिक्विड, दूसरी तरफ क्या लिखा है? तो क्या करना है बेसिकली? सर जी बॉइलिंग का मतलब क्या है कि लिक्विड स्टेट होगी, उसको क्या करें? हीट करें। उसको जब आप हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर बॉइलिंग हो जाएगी। जब बॉइलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप इसको इसकी इलस्ट्रेशन कौन सी देना चाहते हैं कि सर लिक्विड ऐसा होता है, इसमें कैसे होते हैं पार्टिकल्स? लूजली पैक्ड होते हैं। हीट करके क्या हो जाएगा?
जब गैस बन गई तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। और क्या यहां तो थे लूजली, बट यहां क्या है, वेरी फार अपार्ट। यू रिमेंबर, यहां अभी भी फोर्सेस हैं। सॉलिड में फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में, इधर ध्यान दीजिए, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मीडियम। गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक या नो, कोई फोर्स नहीं होती। तो बताएं क्या हुआ है, हीट करके आपने क्या किया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो भी थी उसको कंप्लीटली क्या किया है, पहले आपने कहा था ओवरकम किया है, क्या किया है, ताकि टाइट पैकिंग से क्या हो जाए, लूज पैकिंग हो जाए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने ये कहना है कि सर जी क्या हो रहा है, इट्स नॉट टाइट से लूज हो रहा है, अब लूज से बिल्कुल फार अपार्ट हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आई बिलीव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज व्हाट, इट इज कंप्लीटली ब्रोकन। तो लिखिए जी, एरो के ऊपर लिखिए क्या सर जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बस याद रखिए मेल्टिंग के वक्त क्या लिखा था, ओवरकम। प्लीज बोर्ड पे देखेंगे, मेल्टिंग के वक्त क्या लिखा था, ओवरकम हुई है। अब क्या लिखेंगे, ब्रेक हुई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज क्या, इज ब्रोकन, ब्रोकन कंप्लीटली। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि लिक्विड स्टेट में कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं और गैसियस स्टेट में फोर्सेस नहीं हैं। गैसियस स्टेट में फोर्सेस, किसी को मसला है इस बात से? अच्छा, अब यहां क्या सवाल है, यहां भी वही कल वाला सवाल है, क्या, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ लिक्विड सब्सटेंस। तो इधर भी सवाल के पीछे क्या लिख दें, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस। जो भी सवाल है उस सवाल का उस सवाल के पीछे क्या करें जी, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस लिख दीजिए व्हेन वी हीट अ लिक्विड सब्सटेंस। मैम इस बॉइलिंग के पेज पर पहली लाइन में कुछ गलती है, हीटिंग पहले होना चाहिए, फिक्स्ड बाद में होना चाहिए, पहली लाइन में। बॉइलिंग वाले पेज पर पहली लाइन में गलती है, करेक्ट कर लीजिएगा जी। क्या बात चल रही है जनाब साहब, सवाल क्या है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ लिक्विड सब्सटेंस। किसको मसला है? इधर भी दो स्टेजेस होंगी ना, कौन सी, पहले पार्टिकल्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, अपनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, करते करते टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। कब तक? जब तक कौन सा टेम्परेचर नहीं आता, जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता। और जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा फिर क्या होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, फिर क्या इंक्रीज होगा सर? फिर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली ब्रेक होगी या फिर स्टेट चेंज होती हुई नजर आएगी। तो एक काम करिए, स्टेज 1 में मैंने क्या लिखा है, स्टेज 1 के आगे पहले पढ़ लेते क्या लिखा इट्स पार्टिकल्स अब्सॉर्ब हीट एनर्जी due to which the average kinetic energy of the particles increase, which increases the average speed of motion of particles. पहले क्या था, average speed of vibration of particles, क्योंकि पहले सिर्फ क्या करते थे पार्टिकल्स, अब क्या कर रहे हैं पार्टिकल्स, अब जो है पार्टिकल्स प्रॉपर मूव कर रहे हैं। तो जरा गौर करें, पिछले पेज में वहां क्या था, आपने लिखा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करती है विच इंक्रीजेस एवरेज स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या लिखूं, ये पार्टिकल लिखा हुआ है, प्लीज उसको भी पार्टिकल्स कर दीजिएगा मैम, इसको भी पार्टिकल्स कर दीजिएगा। तो क्या हो रहा है जी, तो अब क्या हो रहा है, अब चूंकि वो सिर्फ वाइब्रेट नहीं करते, अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, पार्टिकल्स ने जब एनर्जी अब्सॉर्ब की तो क्या हुआ, ड्यू टू विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, which increases the average speed of the motion of particles increase होती है, hence क्या, hence the temperature also increases because temperature is directly related to average kinetic energy of the particles. तो स्टेज 1 के सामने समरी क्या लिखें, क्या हो रहा है, या तो बोले सर जी क्या हो रहा है, सुने तो, और जो आपकी स्टेज 1 की आपने डिटेल सुनाई है उस डिटेल में आगे ऐसे लिखे नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या है, मतलब ये कि सर जी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, या ये बोल दें या ये बोल दें। अच्छा, क्या नहीं हो रहा,
पहली स्टेज में क्या नहीं हो रहा अभी? पहली स्टेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट ब्रोकन, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तोड़ी, तो स्टेट अनचेंज्ड, स्टेट नॉट चेंज्ड। तो ये 2 पॉइंट्स लिखे स्टेज 1 के आगे, कि जब आपका स्टेज 1 में बेसिकली क्या हो रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं हुई, तो स्टेट अभी चेंज। अच्छा, स्टेज 2 में क्या होगा बताएं जनाब? वैसे इसी तरह सिंबल में बता दें, स्टेज 2 में क्या होगा? सर स्टेज 2 में एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज, तो फिर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ी जाएगी, तो फिर इसका मतलब स्टेट चेंज की जाएगी। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? तो स्टेज 2 के सामने वाली स्पेस में क्या मैं ये लिख सकता हूं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी अनचेंज्ड, तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर अनचेंज्ड। अच्छा, यहां आ जाएं, स्टेज 2 में क्या करना होगा फिर? सर जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रोकन कंप्लीटली, तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है कि सर स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंजेस टू क्या? टू गैस। ये उसकी समरी है भाई। हाँ, अगर कहानी सुननी है पूरी तो कहानी देख लो क्या लिखी है। कहानी क्या लिखी हुई है? सर जी, a stage comes when the average speed of the particles is so high that it breaks the forces of attraction between the particles, due to which the loosely packed particles convert into freely moving particles and liquid is said to be, check कर लें said के spelling भी शायद ठीक करने, it is said to be boiling. Temperature remains constant during boiling because क्या होता है? क्या होता है जी? The fixed constant temperature at which boiling occurs is known as boiling point, and boiling point of pure water is 100 degree C. एंड यू नो ये सारी बातें यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं, और फिर नोट क्या लिखा है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द लास्ट पेयर ऑफ पार्टिकल्स इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब जब तक बॉइलिंग कंप्लीट नहीं रहती, वंस बॉइलिंग इज कंप्लीटेड ऑल द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, देन क्या होता है? देन द टेम्परेचर विल वंस अगेन राइज। आप में से अगर किसी को इस स्टेज 2 में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। क्या वही बातें नहीं लिखी हुई जो हमने कल लिखी थी? तो लेकिन फर्क क्या है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है, यहां अक्सर फंसते हैं बच्चे। कब? जब वो पूछता है मेल्टिंग तो कहानी सुनाते हैं बॉइलिंग वाली, जब वो पूछता है बॉइलिंग तो कहानी सुनाते हैं मेल्टिंग वाली। जब लिखना होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम तो लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ब्रोकन। जब लिखना होता है क्या बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में गए हैं, वो लिख देते हैं लिक्विड से गैस में गए हैं। तो इन अल्फाज का चुनाव बड़ा गौर से और सोच के और समझ में करना है कि मेल्टिंग के वक्त क्या हो रहा था और बॉइलिंग के वक्त क्या हो रहा था। मेल्टिंग के वक्त टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हो रहे थे, बॉइलिंग के वक्त लूजली पैक्ड पार्टिकल्स फ्री पार्टिकल्स बन गए थे। मेल्टिंग के वक्त, हाँ, अब स्टेट चेंज के वक्त क्या लिखना है और टेम्परेचर चेंज के वक्त क्या लिखना है, ये बहुत ज्यादा ध्यान से सोच के, समझ तो आपको आ गई है सबको, बट एक मुसीबत होती है लिखते वक्त आप क्या करेंगे? कोई ना कोई पंगा मारेंगे आप वहां पे। क्यों? क्योंकि आप फोकस नहीं करते समटाइम्स, लिखने से या बोलने से पहले शायद सही तरह सोचते नहीं है कि मुझे क्या स्टेटमेंट लिखनी है क्या नहीं लिखनी है। मैं एक दफा भी आपसे पूछ के कंफर्म किए देता हूं, ठीक है? मैं भी रैंडमली किसी से पूछूंगा, चेक कीजिएगा मुझे क्या सुनाएगा। हाँ जी, किससे पूछूंगा जी? अलीना राशिद से पूछते हैं। आज की क्लास के स्टार्ट में उनसे पूछा, लिखा हुआ था सामने तो उन्होंने गलत ही सुनाया, बल्कि नहीं सुनाया। अल्लाह करे अभी जब पूछो तो कुछ सुना दें। जी मैम, मुझे आप बॉइलिंग के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी प्लीज? क्या होती है बॉइलिंग? ऊंचा बोलिए। जब वो बॉइलिंग होती है तो जब वो बॉयल होता है। हाँ ठीक है जी, मैंने ऐसा पढ़ाना स्टार्ट किया तो सब के सब एकेडमी छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, बॉइलिंग होती है जब वो बॉयल होता है। मैंने ऐसे पढ़ाया जब बॉइलिंग होती है जब वो बॉयल होता है। हाँ, टूटती हैं कि ओवरकम होती हैं? टूट जाती है। पहली स्टेज में कि दूसरी स्टेज में? पहली स्टेज में। मतलब एकदम से हीट दे दी और फोर्स टूट गई। नहीं ना पुत्र, पढ़ो ना, सुनो ना, समझो ना, देखो तो सही क्या लिखा है स्टेज 1 में। पार्टिकल्स ज्यादा हो जाती है, जिसका मतलब है उनकी एवरेज स्पीड ऑफ मोशन ज्यादा हो जाती है।
जिसका मतलब था टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो पहले केमिस्ट्री सुना मेरे भाई, फिर मुझे क्या सुना, फिर फिजिक्स सुना। और हाँ, जब ये काम हो रहा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी नहीं टूटती, अभी स्टेट चेंज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब टूटती है, जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे चला जाता है। क्या पॉइंट है वो, बॉइलिंग पॉइंट। तब क्या होता है, तब टेम्परेचर में मजीद इजाफा। बच्चों गौर से सुनो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में मजीद इजाफा नहीं होता। तो फिर क्या होता है, लास्ट मिनट क्या होता है सर, अब पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, लूजली पैक्ड को क्या होगा, फ्रीली पैक्ड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी जरा इसको पढ़ कर आएं, इसको समझ कर आएं। कल के लेक्चर में भी हम इसी काम को करेंगे।